आप देख रहे हैं राजपथ। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपको बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। इंदौर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने कार से काली फिल्म हटाने को कहा तो नाराज चालक ने कांस्टेबल को पीटा, हुआ गिरफ्तार। गृह मंत्री ने महाकाल मंदिर में बने वीडियो की जांच के आदेश दिए। युवती ने रील के साथ छेड़छाड़ का लगाया आरोप। उमा भारती को जान का खतरा, कहा शराब माफिया कभी भी हमला कर सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की नीतियों पर साधा निशाना, कहा नोटबंदी और जीएसटी की वजह से बढ़ी बेरोजगारी, महंगाई से किसानों को भी नुकसान। पीएम मोदी पर टिप्पणी से भड़की कांग्रेस, सीएम भूपेश ने कहा गुजरात और देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। खबरें जानेंगे विस्तार से। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस कर्मी को कार चालक से प्रतिबंधित काली फिल्म हटाने और जुर्माना देने की बात कहना भारी पड़ गया। गुस्से में एसयूवी चालक ने कांस्टेबल की पिटाई कर दी। वहीं जब उसने अन्य पुलिस कर्मियों को अपनी ओर आते देखा तो खुद के सिर पर पत्थर से वार करने लगा। घटना के बाद आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। एक पुलिस अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार शाम एक 31 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी कार की खिड़कियों पर रंगे हुए कांच लगा रखे थे, जिसे ट्रैफिक कांस्टेबल ने हटाने के लिए कहा, जिस पर कार चालक ने पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। वहीं जब उसने देखा कि अन्य पुलिसकर्मी उसके पास आ रहे हैं तो उसने अपने ही सिर पर पत्थर से वार करना शुरू कर दिया। भवलपुरा पुलिस थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया ने कहा कि एक चौक पर वाहन जांच अभियान के दौरान यातायात पुलिस की एक टीम ने एक एसयूवी कार को रोका, जिसकी विंड स्क्रीन और खिड़की के शीशों पर प्रतिबंधित काली फिल्म लगी हुई थी, जिस पर कांस्टेबल ने ग्वालियर के मोरार निवासी एसयूवी मालिक से रंगा हुआ शीशा हटाकर नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना करने को कहा। इस पर एसयूवी मालिक हिंसक हो गया और उसने पुलिस कांस्टेबल की पिटाई कर दी। उस व्यक्ति को गिरफ्तार हालांकि कर लिया गया है और उसके खिलाफ पुलिस कर्मचारी को धमकाने और पिटाई करने और आधिकारिक काम में बाधा डालने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में रील बनाने के मामले पर कलेक्टर और एसपी को जांच के आदेश दिए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि मेरी उन बच्चियों से विनम्र प्रार्थना है कि वीडियो बनाने के कुछ और भी स्थान हो सकते हैं, पवित्र स्थानों को छोड़ दे। हम पहले भी कह चुके हैं कि इस तरह की कोई भी स्थिति या घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ना ही धार्मिक आस्थाओं से किसी को खिलवाड़ करने दिया जाएगा। वीडियो करीब 6 महीने से ज्यादा पुराने का प्रतीत हो रहा है, लेकिन महाकाल मंदिर प्रबंधन की ओर से भी कोई शिकायत नहीं मिली थी। हमने कलेक्टर एसपी को जांच के लिए बोला है। दरअसल सोमवार को महाकाल मंदिर से जुड़े 2 अलग-अलग वीडियो सामने आए थे, जो कि फिल्मी गानों पर बने थे। एक वीडियो में युवती गर्भगृह में बाबा महाकाल का अभिषेक करती नजर आ रही थी, तो दूसरी युवती मंदिर परिसर में नाचते हुए दिख रही है। वहीं महाकाल मंदिर में डांस के वीडियो शूट करने पर पुजारियों ने आपत्ति जताई। उनका कहना है कि फिल्मी गाने डांस के वीडियो को मंदिर से जोड़कर बनाना आपत्तिजनक है। मंदिर के प्रमुख महेश पुजारी ने अधिकारियों को भी सूचना दी। उनका कहना है कि ऐसे वीडियो बार बार सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो पोस्ट करने से महाकाल मंदिर की छवि धूमिल होती है। कलेक्टर ने मामले पर जांच की बात कही थी। मंदिर प्रबंधन समिति ने भी इसकी जांच की शुरुआत कर दी है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी वीडियो की जांच की बात कही है। महाकाल मंदिर में फिल्मी गानों पर बने कई वीडियो पहले भी सामने आ चुके हैं। वहीं महाकाल मंदिर से जो एक वीडियो वायरल हो रहा है वह उज्जैन की रहने वाली शालिनी वर्मा का है, जो कि एबीवीपी की प्रांत की मंत्री है। शालिनी वर्मा ने बताया कि उसने महाकाल मंदिर में एक रील बनाई थी, जो कि करीब 1 साल पहले अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। शालिनी ने किसी शिवांगी नाम की लड़की पर वीडियो से छेड़छाड़ करने और उसे
फिल्मी गानों पर रील बनाकर वायरल कर दिया। सोमवार को मामला सामने आने के बाद शालिनी ने इसकी पुलिस से शिकायत की थी, तो इस साथ ही इस मामले से जुड़ी जरूरी सबूतें भी प्रशासन को दिए गए। शालिनी ने वीडियो वायरल करने वाली शिवांगी पर अपनी छवि धूमिल करने का आरोप लगाया और उसके खिलाफ उज्जैन में FIR दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग कर रही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपने ऊपर हमले की आशंका जताई है। वे सोमवार देर शाम भोपाल में अयोध्या के बाईपास स्थित शराब दुकानों पर पहुंची और दुकान के सामने लगे पर्दे हटवा दिए। इसके बाद वहां कुछ देर तक कुर्सी डालकर उमा भारती बैठी रही। स्थानीय लोग, खासकर महिलाएं भी जुट गई। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने प्रशासन को घेरा और आपको बता दें कि उमा भारती के निशाने पर इन दिनों शराब दुकानें और अहाते बने हुए हैं। उमा ने कहा कि शराब दुकानों में अहातों की कानूनी तौर पर अनुमति नहीं है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की सहमति से अहाते खोल दिए जाते हैं। इसमें भारी भ्रष्टाचार होता है और हफ्ता वसूली की से सबकी जेबें गर्म होती है, इसलिए सब अपना कर्म भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि तिलकधारी, जनेऊधारी और तलवारधारी अपने आप को भगवान का सेवक मानने वाले लोग अहाते आसानी से चल देते हैं। मैं 7 नवंबर से अपना अभियान शुरू करने वाली थी, लेकिन अब लगता है कि यहीं पर टिक्कर सेकेंगे। आपको बता दें कि उमा भारती ने 7 नवंबर से प्रदेश में शराबबंदी लागू होने तक घर छोड़कर शराब दुकान के सामने टेंट लगाकर रहने का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि दुर्गा जी और हनुमान जी के मंदिर के सामने शराब की दुकान और अहाता है। ये दुकान गैर कानूनी है। मैं 11 से 16 के बीच में यहाँ आना चाहती थी, लेकिन उज्जैन में प्रधानमंत्री और भोपाल में अमित शाह के कार्यक्रम थे। मैं नहीं चाहती थी कि उनके मध्य प्रदेश दौरे के समय मैं कुछ करूँ और मैं BJP की कार्यकर्ता हूँ, मैं शिवराज जी की छोटी बहन हूँ। साथ ही उमा ने कहा कि मैं उन्हें लज्जित होते हुए नहीं देख सकती हूँ, लेकिन जो हो रहा है उसे देख नहीं पा रही हूँ। ये दुकानें मुझे 6 महीने से अखर रही थी। ये दुकानदार कोर्ट से सटे लेकर आ गए हैं। मुझ पर शराब माफियों का हमला होगा, मुझ पर जाति और धर्म के भेद का आरोप लगाया जाएगा। शराब की दुकानें चलाने वाले लोगों को ताकत सत्ता से प्राप्त हुई है। मेरा इतना ही कहना है कि सत्ता से मिली ताकत सरकार वापस ले ले। मैं 5 महीने का इंतजार कैसे करूं? छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लाई गई GST और नोटबंदी की वजह से देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। वहीं खंडा चावल के निर्यात पर हालिया लगाए गए प्रतिबंध से किसानों को भी भारी नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सक्ती जिले के चंद्रपुर विधानसभा में भेंट मुलाकात के लिए जाने से पहले रायपुर हेलीपैड पर प्रेस से बातचीत की। एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री जी कह रही हैं कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है। इस पंचवर्षीय में ये जनता के लिए ऐसी कोई योजना लेकर नहीं आए हैं। पिछले पंचवर्षीय में ये नोटबंदी लाए हैं, GST लाए हैं, उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। GST की वजह से महंगाई बढ़ी है और नोटबंदी की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है। किसान अलग परेशान है, नौजवान अलग परेशान है। किसानों को दाम सही से नहीं मिल पा रहा है और वहीं नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। अभी रूस यूक्रेन युद्ध से बनी परिस्थितियों में केंद्र सरकार ने चावल के खंडा का एक निर्यात को बैन कर दिया है। इस बैन का नुकसान हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को हो रहा है। अभी बरसात में यहाँ की मंडियों में धान 1900 से 2400 रुपया प्रति क्विंटल की दर पर बिका। अब उसके भाव में 300 रुपए की गिरावट आ गई है। मुख्यमंत्री ने कहा पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट है, वह पेट्रोलियम हो या प्राकृतिक गैस हो या फिर बिजली की बात हो, ऊर्जा एक बड़े संकट के रूप में दुनिया के सामने आया है। रूस और यूक्रेन के युद्ध से यूरोप में जो गैस पाइप जा रहा था वह बंद हो गया है, जिसकी वजह से पूरा यूरोप फिर से थर्मल पावर की ओर जा रहा है। बिजली की दरें बढ़ी हुई है और वहां के लोग सड़क पर उतर गए हैं। स्थिति बहुत भयावह है। ऐसे में कोयले के दाम बढ़ गए हैं। विदेश से जो कोयला आ रहा है वह 18,000 से 20,000 रुपया प्रति टन की दर से आ रहा है। बिजली महंगी होती जा रही है। यूक्रेन है जो वह पूरे यूरोप को गेहूं की आपूर्ति करता था, अब खाद्यान्न का संकट अलग से मंडरा रहा है।
गुजरात विधानसभा चुनाव के घोषणा के साथ ही राजनीतिक तेज हो गई है। बयानबाजी का दौर भी जारी है। नेता एक दूसरे पर निशाना साधने में लगे हुए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के गुजरात के प्रमुख गोपाल इटालिया की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई जातिवार टिप्पणी पर कांग्रेस भी भड़क गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि इसे गुजरात और देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गोपाल इटालिया ने पीएम की मां के बारे में कमेंट किया है। वह 100 साल की है और उनका राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं है। कांग्रेस इसकी निंदा करती है और उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी बनाम कांग्रेस है। सीएम बघेल ने आगे कहा कि वे आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। वे कांग्रेस को हराने के लिए गुजरात, गोवा, उत्तराखंड जाते हैं। वे जो कुछ भी कहते हैं लेकिन यही उनका लक्ष्य है। कहा है कि आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि खास आदमी पार्टी है आप। दरअसल गुजरात आम आदमी पार्टी प्रमुख गोपाल इटालिया का एक वीडियो पिछले दिनों से वायरल हो रहा था, जिसमें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद से बीजेपी हमलावर है और उसने प्रधानमंत्री के लिए ऐसे जाति सूचक गाली बताया, जिसके बाद इटालिया को राष्ट्रीय महिला आयोग ने तलब किया और दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए राज प्रथम के साथ। कौन सी दुकान से? अपनी दुकान, अपने अमेज़न से। हुडी से रुमाल तक, टीवी इन द हॉल तक, जीते हैं हम शान से। सब कुछ अमेज़न से। क्या क्या मिल सकता है विद इन 500। हर बजट में ढेर सारी चॉइसेस देख लो और पहले ऑर्डर पे तो डिलीवरी भी फ्री। फिर तो और दिखाओ। अमेज़न के भरोसे के साथ हर बजट में जो चाहो वो पाओ। फिर अमेज़न खुलते ही दिल कहेगा और दिखाओ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक कसावट मजबूत करने के लिए पिछले महीने 5 नए जिले बनाए गए हैं। वहीं अब राज्य में जिलों की संख्या 28 से 33 हो गई है। इसे अब राज्य का मैप भी बदल दिया गया है। भौगोलिक स्वरूप में नई रेखाएं खींची गई है। छत्तीसगढ़ के नए मैप की आधिकारिक तस्वीर भी सामने आ गई है। इसमें मूल जिले से अलग हुए नए जिलों के बॉर्डर निर्धारित कर दिए गए हैं। दरअसल बीते 4 साल में 6 नए जिले और 77 तहसील बनाए गए हैं। नवगठित सभी 6 जिलों में कामकाज की शुरुआत हो चुकी है। वहीं इन जिलों में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक पदस्थ किए जा चुके हैं। अन्य विभागों के जिला अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। नए जिला के अस्तित्व में आने के बाद लोगों को राजस्व प्रशासन के साथ जिले में सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगा है। दुर्ग संभाग में राजनांदगांव जिले से 2 नए जिले बनाए गए हैं। उत्तर राजनांदगांव को खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और दक्षिण राजनांदगांव को मोहल्ला मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिला बनाया गया है। इससे महाराष्ट्र की सीमा मोहल्ला मानपुर, अंबागढ़ चौकी से लगेगी। इसके साथ ही अब 7 पड़ोसी राज्य से सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 22 हो गई है। ये संख्या पहले 18 थी। वहीं अब छत्तीसगढ़ में पहले परिवहन विभाग से जुड़े काम के लिए लोगों को जिला आरटीओ जाकर अपना काम करना पड़ता था या फिर अनाधिकृत एजेंटों को मोटी रकम देकर अपना काम करवाना पड़ता था। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब लोगों को जिला आरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही एजेंटों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार पूरे छत्तीसगढ़ में 1000 परिवहन सुविधा केंद्र खोलने की शुरुआत कर चुकी है। अब तक छत्तीसगढ़ में 219 परिवहन सुविधा केंद्र खोल चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिवहन संबंधी सेवाओं में विस्तार के लिए राज्य भर में 1000 परिवहन
सुविधा केंद्रों की स्थापना की घोषणा की है। इन सुविधा के बाद परिवहन संबंधी सुविधाओं के लिए लोगों को अधिकृत एजेंटों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं अब परिवहन संबंधी सुविधाएं घर के पास ही उपलब्ध हो जाएगी। परिवहन सुविधा केंद्र की स्थापना से एक और जहां परिवहन सुविधाओं के लिए लोगों को पहुंच आसान हो जाएगी, वहीं अब लोगों को इसके संचालन के जरिए रोजगार भी उपलब्ध होगा। राज्य में परिवहन सुविधा केंद्रों की स्थापना से करीब 5,000 युवाओं के रोजगार मिलने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में अब तक 219 परिवहन सुविधा केंद्र खुल चुके हैं। इसमें जिला परिवहन कार्यालय रायपुर के अंतर्गत 32, कांकेर अंतर्गत 4, राजनांदगांव के अंतर्गत 12 और रायगढ़ के अंतर्गत 9 परिवहन सुविधा केंद्र की स्थापना शामिल है। इसी तरह महासमुंद जिला परिवहन कार्यालय के अंतर्गत 14, धमतरी के अंतर्गत 18, जांजगीर चांपा के अंतर्गत 18 और जगदलपुर के अंतर्गत 8, बैकुंठपुर के अंतर्गत 2, अंबिकापुर के अंतर्गत 6 और सूरजपुर के अंतर्गत 10 परिवहन सुविधा केंद्रों की स्थापना हो चुकी है। इसके अलावा कोंडागांव के अंतर्गत 9, कबीरधाम के अंतर्गत 14, गरियाबंद के अंतर्गत 13 और सुकमा के अंतर्गत 8, बलरामपुर के अंतर्गत 3 और जशपुर के अंतर्गत 4, गौरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत 2, कोरबा के अंतर्गत 9 और मुंगेली के अंतर्गत 7, बलौदा बाजार भाटापुरा के अंतर्गत 12 और बालोदा के अंतर्गत 5 केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। तो ये परिवहन के सुविधा केंद्र की स्थापना कई जगहों पर की जा चुकी है अब तक। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री बिसाहू लाल के आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा कि अब कांग्रेस इसको लेकर मंत्री पद से हटाने की मांग कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने एक बयान में कहा कि प्रदेश के मंत्री बिसाहू लाल सिंह लगातार विवादास्पद और उल जलूल बयान देने के आदी हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि खुद बीजेपी ने उन्हें अपने नेताओं और मंत्रियों को विभिन्न समाजों के अपमान करने की जवाबदारी दे रखी है। आपको बता दें कि बिसाहू लाल ने रतलाम के पिपलौदा में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान कार्यक्रम में अपने नाम के पीछे लगे सिंह के बारे में बताते हुए कहा कि रीवा संभाग में जहां से नर्मदा नदी निकलती है वहां एक जमाने में बहुत शेर हुआ करते थे। रीवा राज के राजा शेर का शिकार करते थे। शिकार तो कहीं पर नहीं कर पाते थे, शराब पीकर पड़े करते थे। हम लोगों के समाज के लोगों को जंगल में हक्का करवाते थे, मंच बनवा कर बंदूक थमा देते थे। जब हम लोग शेर मार देते थे तो राजा बोलते थे कि मैंने शेर मारा है। हमारे लोग से शिकार कराने के कारण हमारे नाम के पीछे सिंह लगा हुआ है। सलूजा ने कहा कि उनका वर्तमान बयान बेहद आपत्तिजनक है। उनके अभी तक के सारे आपत्तिजनक बयानों को देखते हुए तत्काल बीजेपी ने उन पर कड़ी कार्रवाई उन्होंने कहा कि बीजेपी को उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही उन्हें प्रदेश मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए और बीजेपी नेतृत्व को उनकी इस बयान के लिए माफी भी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनके इस बयान पर चुप नहीं बैठेगी और जब तक इस बयान पर बीजेपी माफी नहीं मांग लेती है और मंत्री का कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक हमारी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह दमोह जिले की समीक्षा बैठक ली। दमोह जिला प्रशासन के अफसर इस बैठक में वर्चुअली भी जुड़े। सीएम ने सबसे पहले जल जीवन मिशन की जानकारी ली। उन्होंने पूछा कि जहां जहां योजनाएं पूरी हो चुकी है वहां पानी की सप्लाई हो रही है कि नहीं। रजिस्ट्रेशन को लेकर शिकायत है कि उनके काम में कुछ जगहों पर सड़कें खराब हुई है, वो ठीक नहीं हुई है, इनको जरा गंभीरता से देखिए। सीएम ने सागर कमिश्नर मुकेश शुक्ल से पूछा, सागर कमिश्नर देखते हैं कि क्या योजनाओं के कार्यों को मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नल से जल घरों में पहुंचाना है। एकल नल जल योजना पूरी होने पर विधायकों को सूचित करें। कलेक्टर और पूरी टीम को इसकी गंभीरता से समीक्षा करनी चाहिए। काम घटिया ना हो, कम से कम 30-35 साल तक लोगों को इसका लाभ मिले। नशे का अवैध
काम करने वालों की कमर तोड़ दो। ये गांव में दुकानों का बिक रहे हैं या चोरी छिपे बिक रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नीचे भी अच्छे से चेक करें, वरना अभियान के नाम पर पैसे लेने देने लगे हैं। ये बहुत पवित्र उद्देश्य से हम कर रहे हैं और इसलिए मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आप जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। केवल डंडा चलाने से काम नहीं चलेगा। जो लोग पीते हैं उन्हें समझाना भी है कि नशा नाश की जड़ है। परिवार, पैसा और शरीर को ये शराब तबाह कर देता है। तो ये तमाम बयान सीएम की तरफ से बैठक में उन्होंने दिया। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को बहाल करने के लिए नया कानून बनाने की राह आसान नहीं दिख रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में आरक्षण पर नया कानून लाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई थी। अफसरों की सलाह थी कि केवल 2011 की जनगणना के आंकड़ों के सहारे कानून बनाया गया तो अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 5% से अधिक नहीं हो पाएगा। बताया जा रहा है कि आरक्षण पर चर्चा का प्रस्ताव कैबिनेट की मिनट्स में शामिल नहीं था, लेकिन सबसे गंभीर समस्या के तौर पर इस बात पर हुई। आदिवासी समाज से संबंध कुछ मंत्रियों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबा चल सकता है। इस वजह से समाज का हित प्रभावित होगा, नौकरी और शिक्षा में युवाओं को दिक्कत होगी, इससे लोगों में नाराजगी भी बढ़ सकती है। ऐसे में अध्यादेश के जरिए या विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर एक विधेयक पारित कर 32% आरक्षण की व्यवस्था को बहाल कर देना चाहिए। वहीं इस कानून को संविधान की 9वीं अनुसूचित में शामिल करा लेना चाहिए ताकि न्यायालय की समीक्षा से ये विषय बहाल हो जाए। अधिकारियों का कहना था कि इसको राष्ट्रपति के पास विशेष मंजूरी के लिए भेजते समय आधार बताना होगा। अभी अपने पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े हैं। ये 2011 की जनगणना में आए हैं और इसके सहारे अनुसूचित जनजाति को 32% और अनुसूचित जाति को 13% आरक्षण दिया जा सकता है। यह मिलाकर कुल 45% हो जाएगा। अब अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए केवल 5% का आरक्षण बचेगा। यह नया संकट खड़ा कर देगा। ऐसे में अच्छा ये होगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीबों को पूरा आंकड़ा आने के बाद तथ्यों और तर्कों के साथ इसको आगे बढ़ाया जाए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए राज प्रथम के साथ। रात के 2 बजे, दिन के 12 बज गए। Say goodbye to the 1950s की टेक्नोलॉजी वाले memory foam mattress को। Meet India's first and only smart grid mattress. इसकी patented technology, their softness that relaxes your pressure points and firmness that supports your back. Memory foam है बकवास, the Sleep Company mattress is झक्कास। Log on to the sleepcompany.in. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शक्ति जिले के दौरे पर थे और अपनी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए वे चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र मुक्ताग्राम पहुंचे थे। सबसे पहले वे शिव मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में बादाम के पौधे का भी रोपण किया। साथ ही स्थानीय लोगों ने मंदिर के बारे में बताया कि ग्राम पंचायत मुक्ता में राजकुमार कर्श के 5 साल के बेटे टिलेश कुमार के गड्ढे में गिरकर मौत हो गई थी। इस घटना के बाद प्रदेश सरकार ने पीड़ित परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। इस पैसे से पिता राजकुमार कर्श ने अपने बेटे की स्मृति में इस शिव मंदिर का निर्माण 4 मार्च 2019 को कराया था। इस मंदिर की देखरेख उनके घर के सदस्य ही करते हैं। पिछले 4 सालों से इस शिव मंदिर में गांव वाले पूजा पाठ करते हैं और महाशिवरात्रि पर विशेष आयोजन भी होता है।
मंदिर में दर्शन करने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने जनपद पंचायत मालखरोदा की ग्राम पंचायत मुक्ता में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में ग्रामीणों से बातचीत भी की। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में स्वामी आत्मानंद स्कूल के छात्र संदीप पटेल से जब सीएम ने कहा कि इंग्लिश अच्छी बोल रहे हो आप, इस पर छात्र कहता है कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू सर, मतलब ये सब आपकी वजह से है सर। स्वामी आत्मानंद स्कूल के एक अन्य छात्र ने कहा कि पहले हमें निजी स्कूल में 20 से 25 हज़ार फीस देनी पड़ती थी, लेकिन अब हमें इसकी कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। तो साफ तौर पर सीएम भूपेश बघेल ग्रामीणों से बातचीत करते हुए नजर आए और इस भेंट मुलाकात के दौरान उन्होंने छात्र से भी बात किया और छात्र की सराहना भी की और सराहना करते हुए कहा कि आप इंग्लिश अच्छे बोल रहे हैं। तो छात्र कहता है कि ये सब आपकी वजह से है सर। कांग्रेस पार्षद सेना पटेल हुई निर्वाचन में नगर पालिका अध्यक्ष चुनी गई है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सेकड़ी गणेश को पराजित किया। कांग्रेस प्रत्याशी सेना पटेल को 11 और बीजेपी उम्मीदवारों को 7 मत मिले। आपको बता दें कि नगर के 18 वार्डों में 10 में से कांग्रेस उम्मीदवार चुनकर आए थे, 7 पर बीजेपी तथा 1 वार्ड में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को जीत मिली थी। कांग्रेस के 10 मतों के अलावा आम आदमी पार्टी पार्षद को वोट भी यहां कांग्रेस प्रत्याशी को मिला और पटेल तीसरी बार नगर पालिका अध्यक्ष चुनी गई। परिणाम घोषित होते ही कांग्रेस में जश्न का दौर शुरू हो गया। बीजेपी के राहुल एमानुएल जॉबर्ट नगर परिषद के अध्यक्ष बन गए हैं और मंगलवार को हुए चुनाव में उन्हें सर्वाधिक 10 मत मिले। कांग्रेस प्रत्याशी खुशबू बघेल को 3 तथा निर्दलीय उम्मीदवार सविता बाबा भैया को 2 मत से संतोष करना पड़ा। जॉबर्ट नगर परिषद सभागृह में उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन होना है और आपको बता दें कि गत 27 सितंबर को हुए चुनाव में नगर के 15 वार्डों में से 9 में बीजेपी उम्मीदवारों को जीत मिली थी और 3 पर कांग्रेस और 3 पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। निर्वाचन परिणाम के अनुसार एक निर्दलीय प्रत्याशी का वोट भी बीजेपी के खाते में गया। तो सोन पटेल पालिका अध्यक्ष चुनी गई हैं और इस पर आपका भी हाथ रहा था। कांग्रेस केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में हाशिए पर जाने का तंज कसती रहती है। इसे महाराज ने कथित रूप से अपने घर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बुलाकर झुठला दिया। साथ ही सिंधिया ग्वालियर चंबल इलाके में बीजेपी के अंदर एक नए ताकत बनकर उभरे है। इसकी झलक ग्वालियर के एयरपोर्ट टर्मिनल भवन के शिलान्यास के मौके पर देखने को मिली, जब बीजेपी के तमाम दिग्गज सिंधिया के सामने कसीदे पढ़ रहे थे। इससे साफ है कि बीजेपी के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बढ़ गया है। तो वहीं दूसरी तरफ सिंधिया की ताकत बढ़ने से ग्वालियर चंबल के बीजेपी की कदावर नेता की बेचैनी बढ़ रही है। दरअसल ग्वालियर चंबल इलाके में ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद बीजेपी के कई पुराने नेताओं के सियासी करियर पर संकट दिखने लगा है। 2020 के विधानसभा उपचुनाव में पार्टी ने अपने तमाम पुराने दिग्गजों को दरकिनार कर सिंधिया समर्थकों को टिकट दिया गया था। उस वक्त भी उनकी नाराजगी बीजेपी को झेलनी पड़ी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगे किसी की भी नहीं चली थी। सियासी जानकारों के अनुसार अब केंद्रीय गृह मंत्री को अपने घर बुलाकर पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को सिंधिया ने एक बड़ा संदेश दिया है। बीजेपी में उनके आने के बाद पहली बार कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता महल में पहुंचा है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बीजेपी के कदावर नेता नरेंद्र सिंह तोमर की गिनती होती है। अब उनकी बराबरी में आकर ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े हो गए हैं। बीजेपी संगठन भी अब उस इलाके में दोनों नेताओं की सहमति से ही निर्णय लेता है। हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव में ग्वालियर नगर निगम के महापौर के नाम को लेकर देखने को मिला, जब दोनों नेता एक राय नहीं हुए। हालांकि हाल ही के दिनों में सिंधिया और तोमर ने ये दिखाने की कोशिश की कि हम एक हैं। बीजेपी स्टेट कोर कमेटी की बैठक में भाग लेने के दोनों एक साथ भी आए और सिंधिया ने एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं को तोमर का सम्मान करने का
कहकर उन्हें बड़ा बताने की कोशिश की। हालांकि तोमर भी ग्वालियर एयरपोर्ट शिलान्यास कार्यक्रम में सिंधिया की तारीफ करते दिखे थे, जब उन्होंने कहा कि ग्वालियर एयरपोर्ट उनके कारण ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर बढ़ रहा है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और साथ ही हमने इस खबरों से आपको रूबरू करवाया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।